Ventricular diastole. Ventricular diastole. Ventricular diastole, right, Parul, and yeah, that's true. Your ventricular diastole will be the right answer for this. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Let's try to see a few more things over here. And ये तो हम देख चुके हैं. अभी हम चालू करते हैं हमारा डबल सर्कुलेशन से. So good evening to the people who have just joined in. And आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी and you might be able to see the things in a matter of a minute or so. ठीक है. So हम आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं. उसके पहले हमने हमारा ईसीजी यहाँ पे देख लिया था. अब हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे. चलिए चालू करते हैं हमारे डबल सर्कुलेशन के साथ कि क्या होता है हमारा डबल सर्कुलेशन और इसके अंदर हमें क्या देखने को हमें मिलेगा. तो आपको पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है, आप सबको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपके अंदर आपका जो सर्किट है सर्कुलेशन का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग है आपका और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आपके यहाँ पे अलग रहेगा. राइट, तो आपके दो सर्किट होते हैं. एक सर्किट के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मूव करेगा और एक सर्किट के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मूव करता है. तो जब भी हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, यहाँ पे आपको दो सर्कुलेशन को आपके यहाँ पे समझना है. एक आपका होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक आपका यहाँ पे होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन. दूसरा आपका यहाँ पे रहता है दैट इज गोइंग टू कॉल्ड माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. तो ये दो टाइप के सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक. अब यहाँ पे आपको करना ये है कि हम पहले यहाँ पे बात करेंगे हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन की. ये बेसिकली आपका यहाँ पे है क्या. सो अगर मुझे बात करनी है मेरे पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप चालू करते हो आपकी स्टोरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. यू विल स्टार्ट योर स्टोरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. अब आप लोग मुझे बताओ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहाँ पे जाता है. Right. बिल्कुल सही, यहाँ से मेरा ब्लड जाएगा आपके लंग्स के पास. अब मुझे ये बताओ आप यहाँ पे कि लंग्स की तरफ जब ब्लड आपका भेजा जाता है तो वो कौन से आर्टरी के थ्रू वहां पे पहुंचेगा. Pulmonary artery. बिल्कुल सही, राइट. सो यूजिंग माय पल्मोनरी आर्टरी आई विल फाइंड कि मेरा ब्लड यहाँ पे जाता है लंग्स के पास. तो यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आर माय पल्मोनरी आर्टरी. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन. जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनका कुछ ज्यादा यहाँ पे छूटा नहीं है. हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे हम लोग अभी समझ रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो अभी हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे हमारा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. तो जब मैं बात करता हूँ मेरे पल्मोनरी सर्कुलेशन की, याद रखना ये मेरा चालू हो रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स. तो यहाँ से मेरा ब्लड जा रहा है मेरे लंग्स की तरफ और ये जाएगा वाया माय पल्मोनरी आर्टरी. अब लंग्स से वो जो ब्लड होगा वो कहाँ पे वापस आएगा. दैट ब्लड विल कम वेयर. लेफ्ट auricle. Yes. Now the blood will get back into the left atrium. आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपका यहाँ पे ब्लड वापस आ जाएगा. अब यहाँ पे आप वापस देखो, जब मेरा राइट से ब्लड जा रहा था लंग्स के पास, तो वो क्या था, ऑक्सीनेटेड था या डीऑक्सीनेटेड था वो ब्लड. बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड. और ये ब्लड अब मेरा वापस से आ रहा है, लंग्स से गया, इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड एंड विल गेट बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम. तो यहाँ पे जो मेरा ब्लड आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरा यहाँ पे वापस आ जाएगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ये बेसिकली आपका इतना ही सर्किट आपको याद रखना है. आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस आपका आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. और ये जो सर्किट हमने बनाया है दिस इज अ सर्किट फॉर माय पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो जब भी आपके सामने पल्मोनरी सर्कुलेशन टर्म आता है, याद रखिएगा कि पल्मोनरी मींस लंग्स, राइट. जब भी आपके सामने पल्मोनरी टर्म आता है दैट मींस लंग्स. तो आपको यहाँ पे ब्लड को लंग्स की तरफ भेजना है जो आपका राइट वेंट्रिकल से जाएगा. तो कभी भी कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे. जब भी आपको वो लोग पूछे अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपने अपनी स्टोरी चालू करनी है राइट वेंट्रिकल से. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स और लंग्स से फिर वो वापस आएगा इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. एंड दैट विल बी अ स्टोरी ऑफ योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट आपको मिलेगा.
तो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे आप लेफ्ट आर्टरी में आ जाते हो आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नाउ वैसे ही हम यहाँ पे समझेंगे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे समझना है समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब जब मैं बात करता हूं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की, तो यहां पे आपकी स्टोरी चालू होगी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। यहां पे आपकी स्टोरी चालू होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब आप मुझे बताइए कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा आपका? लंग्स। Lungs. सॉरी, यहाँ पे आपकी स्टोरी चालू होगी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से आपकी स्टोरी चालू होगी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो फ्रॉम वेयर द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड यहाँ पे कहां पे जाएगा? All body parts. Right. From here it will go to a different body parts. So different body parts, your body tissues के पास आपका यहाँ पे ब्लड जाएगा। वाया कैसे जाएगा ये ब्लड बॉडी पार्ट्स तक? Aorta. Right. So initially it will go into the aorta. ये इनिशियली आपका जाएगा वाया aorta. And then aorta से क्या होगा? आपकी कई सारी वहां पे आर्टरीज निकलेंगी। You will have number of arteries. और उन आर्टरीज के थ्रू आपके ब्लड को आप पहुंचाओगे आपके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक। इस ब्लड को आप पहुंचाओगे सारे बॉडी के पार्ट्स या सारे बॉडी के टिश्यूज तक आप उसे पहुंचाओगे। अब होता क्या है कि आपने बॉडी पार्ट्स तक अपने ब्लड को पहुंचा दिया, एंड यहाँ से जो आपका ब्लड जा रहा है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये मेरा ब्लड जा रहा है मेरे सारे बॉडी टिश्यूज के पास। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ब्लड पहुंच गया मेरे सारे बॉडी टिश्यूज के पास यहाँ पे। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि उन बॉडी पार्ट्स या टिश्यू में से ये जो ब्लड होगा ये वापस आएगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट एंड टिश्यू ये वापस आना चालू करेगा। और ये जो ब्लड यहाँ पे होगा ये क्या होगा मेरा? डीऑक्सीजनेटेड। आपने बॉडी टिश्यू को आपने ब्लड प्रोवाइड कर दिया जो होता है आपका ऑक्सीजन रिच। आपने ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई कर दिया। आपने वहां से CO2 को उठा लिया। आपने वहां से CO2 को उठा लिया एंड नाउ द ब्लड विल कम बैक वेयर? अब बॉडी पार्ट से आपका ब्लड कहां पे आता है हार्ट के अंदर? राइट व्हाट? वेंट्रिकल या आर्ट्रियम? आर्ट्रियम बेटा, आर्ट्रियम। सो यहाँ से मेरा ब्लड आएगा मेरा इनटू योर राइट आर्ट्रियम के अंदर। सो फ्रॉम योर बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी टिश्यू नाउ आई विल फाइंड माय ब्लड विल गेट इनटू द राइट आर्ट्रियम। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ब्लड आ चुका है आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर, एंड दैट ब्लड इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो सर्किट हमने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे सर्किट क्या कर रहा है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है वाया aorta टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और ये करने के लिए आपके कई सारे यहाँ पे आर्टरीज इन्वॉल्व होते हैं, और आर्टरीज जाके ब्लड को वहाँ पे मतलब ब्लड को भेजेंगी वहाँ पे कैपिलरीज बनेंगी। कैपिलरीज के थ्रू आप गैसियस एक्सचेंज करोगे। O2 जो आपके पास है वो आप टिश्यूज को दोगे, और टिश्यूज के पास जो CO2 है आप वो ले लोगे वहां से, एंड देन माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक इनटू द राइट आर्ट्रियम। ये जो सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है ये है मेरा सर्किट ऑफ माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दैट इज द सर्किट ऑफ माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू आप बॉडी को अलग अलग जगह पे जाके आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। याद रखना, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू यू आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन याद रखना, यहाँ पे कई सारी आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही है, राइट? आपके aorta से आप आगे चले जाओगे ना, aorta से एक बार आगे चले गए आप तो बहुत सारी आर्टरीज आपको मिलेगी यहाँ पे। तो याद रखना यहाँ पे आपकी कई सारी आर्टरीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। प्लेंटी ऑफ आर्टरीज आर बीन इन्वॉल्व जिनके थ्रू आप ब्लड सप्लाई करते हो आपके बॉडी पार्ट्स को। और याद रखना वहां से उन बॉडी पार्ट से आपको ब्लड को वापस लाना है इनटू द राइट आर्ट्रियम, एंड दैट इज व्हेन योर सर्किट कंप्लीट। यहाँ पे आपका सर्किट खत्म हो जाता है। तो ये है मेरा यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये आपके होते हैं दो सर्किट। एक सर्किट आपका चालू हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और एक सर्किट आपके यहाँ पे चालू हो रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो क्या आपको ये दो टर्म्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट?
मेरा आवाज Yes, लैग sir. कर रहा है क्या? मेरा आवाज, मेरा जो लिख रहा हूँ यहाँ पे सब लैग कर रहा है क्या थोड़ा? No, sir. अगर सिल्की आपको थोड़ा लैग कर रहा है ना, थोड़ा सा लाइक पोजीशन बदल के देखो। और अगर बाकी सबको भी अगर लैग हो रहा है मेरा आवाज या कुछ अगर दिक्कत आ रही है मेरे एंड से, देन प्लीज बताना मुझे, ठीक है? सो लेट मी सी इन द चैट। रिपीट कर दो. हाँ जी सिल्की, टाइम पे नहीं है बेटा, आप टाइम पे नहीं है। हाँ करते करते रिपीट करते हैं, ठीक है? देखो होता क्या है ना, कौन सा करना है, पल्मरी या सिस्टमैटिक, कौन सा करना है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में आपने याद रखना है कि आपकी स्टोरी यहाँ पे चालू होती है। योर स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द, हाँ जी कनिका गुड इवनिंग, विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होगा ये हमेशा आपका जाता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाया अओर्टा। इतना तो आप जानते हो, इतनी तो स्टोरी आपको मालूम है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा अओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब अओर्टा से क्या होता है, कई सारी आर्टरीज निकलती हैं। याद करो, अओर्टा से असेंडिंग अओर्टा होता है आपका, कैरोटिड आर्टरी होती है, या इतना याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि अओर्टा से काफी सारी आर्टरीज यहाँ पे आपकी निकलती है। एंड इन आर्टरीज के थ्रू आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आप ब्लड सप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से ब्लड निकला और सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, और सारे बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद वहां पे उसने ऑक्सीजन देना वहां पे चालू किया, राइट? अब आपका जो ब्लड है उसने बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद ऑक्सीजन दिया और वहां से CO2 को उठा लिया। अब अगर वो वहां से CO2 को उठा लेगा, देन व्हाट विल हैपन, नाउ दैट ब्लड हैज बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट ब्लड अब मेरा वापस आएगा इनटू द राइट आर्टरियम के अंदर। इतना तो मैं मालूम है कि हमारे राइट आर्टरियम के अंदर जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड जो आपका आता है ये सारे बॉडी पार्ट से आपका आता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने हमारी जर्नी चालू की, हम गए टिश्यूज के पास, और टिश्यूज से हम वापस आ गए इनटू द राइट आर्टरियम के अंदर। अगर आपको याद हो तो राइट आर्टरियम में आपको तीन चीजें मिलती हैं, वेना केवा, राइट, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, और उसके थ्रू आप ब्लड को यहाँ पे आप रिलीज कर देते हो। तो ये जो आपका यहाँ पे सर्किट होगा इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या ये वाला स्टोरी अब समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट। सो दिस इज माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और याद रखना इसमें आपकी कई सारी आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि अगर सोचो ना, अगर ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाना है, आपके पैरों तक ब्लड को पहुंचाना है, तो कई सारी आर्टरीज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी जो ब्लड को सप्लाई करेगी, ठीक है? एंड देन यहाँ पे वेन्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब आपका ब्लड वापस लाया जाएगा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, जब आपके ब्लड को वापस लाया जाएगा इन द राइट आर्टरियम तो यहाँ पे कई सारे वेन्स इन्वॉल्व होंगे, Yes, sir. राइट? सो याद रखना यहाँ पे आपके आर्टरीज और वेन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू यू कैन ब्रिंग द ब्लड बैक इनटू द राइट आर्टरियम। तो ये सर्किट जो आपका है इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ये वाला जो सर्किट हमारा यहाँ पे था, दिस इज माय पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है? तो ये दो सर्किट आपको मिलते हैं और इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एज अ डबल सर्कुलेशन। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है? तो अगर आपको कोई पूछे कि यार इसका फायदा क्या है, इसका एवोल्यूशनरी फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज नॉट हैपनिंग। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज सीन, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज सीन। यहाँ पे कोई भी ब्लड का मिक्सिंग यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। आपके दो अलग अलग सर्किट है, एक सर्किट आपका यहाँ पे होगा फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड will travel separately, and your deoxygenated blood will travel separately. Deoxygenated blood आपका यहाँ पे ट्रैवल करेगा सेपरेटली। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपके यहाँ पे सर्किट बन रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आपका मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रहा। मिक्सिंग कौन से एनिमल के अंदर होता है? Frog. Snake. फ्रॉग, स्नेक, बहुत बढ़िया। इवन योर टॉर्टोइस, टर्टल, उन सब में मिक्सिंग होगा आपका यहाँ पे, बट नॉट इन अस, राइट? तो ये याद रखना, ये इसका फायदा होता है कि आपके यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे आपका नहीं हो रहा। अब अगर आपके यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपका नहीं हो रहा तो इसका फायदा ये है कि टिश्यू को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, टिश्यू को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है,
और जो ब्लड आपका वापस आ रहा होता है टिश्यू से आपके हार्ट की तरफ, दैट विल बी हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड टिश्यू को मिल जाता है, और जो ब्लड आपका वापस आता है आपके हार्ट की तरफ, दैट विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2। तो ये यहाँ पे काफी क्लियर आपका पाथवे है, और काफी क्लियरली दोनों अपना काम सेपरेटली करते हैं। सो ये होता है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ माई डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कोई ब्लड का मिक्सिंग आपको नहीं मिलेगा, एंड दैट इज वेरी एडवांटेजेस फॉर योर बॉडी। आपके हर एक टिश्यू को एकदम प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे मिलता है। तो क्या डबल सर्कुलेशन आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस समथिंग यू हैव टू नो। नाउ यहाँ पे कुछ यहाँ पे पिक्चर बना के रखे, तो देखो आप पिक्चर को यहाँ पे देख लो, रीडिंग तो आप बाद में भी आराम से कर सकते हो। पिक्चर आपकी यहाँ पे ये है कि यू हैव पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम इसे चालू करेंगे हमेशा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से हमने इसे चालू किया, इट विल गो इनटू द लंग्स, यहाँ से जा रहा है लंग्स के अंदर। लंग्स से आपका ब्लड जो आपका आ रहा है दैट्स गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड अब आपका यहाँ पे आएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। बस यहाँ पे आपका सर्किट खत्म। इतना तो याद रहेगा आपको हमेशा कि यार कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और ये भी याद रखना कि कौन सा ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड और कौन सा आपके यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन पल्मोनरी। वैसे ही आपका सिस्टमैटिक भी है। सिस्टमैटिक में आपकी स्टोरी चालू करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रॉम द योर समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से आपकी स्टोरी हम चालू करेंगे। तो यहाँ से आपका ब्लड जा रहा है वाया सिस्टमैटिक आर्टरीज के थ्रू, आपका ये ब्लड जाएगा सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, राइट। दिस इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही बॉडी पार्ट्स में से आप वापस से वेन्स बनाओगे, वेन्यूल्स और वेन्स यहाँ पे बनाओगे, एंड दोज वेन्स विल ब्रिंग द ब्लड बैक इनटू योर राइट आर्टरियम। तो ये मेरा सर्किट यहाँ पे खत्म हो गया। सो दैट इज माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इतना अगर आपको सर्किट याद है देन आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये दोनों सर्किट मैंने यहाँ पे एक साथ लगा दिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है that what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 लीटर। पहले इतना क्वेश्चन देखो, कार्डियक आउटपुट इन्होंने देख के रखा हुआ है आपको। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, कार्डियक आउटपुट यहाँ पे देख रखा है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 5 लीटर। ये आपको देख के रखा हुआ है, राइट। सो देखो वापस ध्यान से, व्हाट विल हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ अ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टॉल इज 100 ml। आपके डायस्टॉल के बाद, आपके वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बाद, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे लेट मी राइट इट ओवर हियर। इन्होंने बोला कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बाद आपको कितना ब्लड मिल रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर? अराउंड 100 ml। इतना ब्लड आपको मिलता है जब मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। जब मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करे तो मुझे इतना ब्लड मुझे उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। तो यहां तक आपने देख लिया। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 50 ml ब्लड इज सीन। तो इन्होंने ये बोला कि जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जब आपका यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उसके बाद आपको वेंट्रिकल्स के अंदर 50 ml ब्लड ही देखने के लिए मिलेगा। पहले जब डायस्टोल हुआ, जब वेंट्रिकल में रिलैक्स स्टेट में थे, तब कितना ब्लड है आपके यहाँ पे? 100 ml। फिर बाद में क्या उन्होंने बोला कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, जब वेंट्रिकल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद 50 ml ही वहां पे मुझे देखने के लिए मिलता है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ? यहाँ पे मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम आपके हिसाब से कितना होगा? नहीं पता चला, कोई बात नहीं। 360 सुनो ध्यान से, मुझे अब याद करके बताना। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आपको हमेशा मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मुझे आप पहले ये बताओ कि आपके वेंट्रिकल्स की, अगर मैं आपको यहाँ पे वेंट्रिकल्स बताता हूँ, यहाँ पे रफली अगर मैं आपको वेंट्रिकल्स बना के देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनो, और समझ नहीं आ रहा तो बार बार पूछो। समझिए आपके वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज माय राइट वेंट्रिकल, दिस इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मुझे ये बताओ कि वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी कितनी होती है ब्लड को रखने की, मुझे बता दो ये कितनी होती है नॉर्मली? 130 बिल्कुल सही, 130
बिल्कुल सही, 130 ml होती है कैपेसिटी मेरे वेंट्रिकल को, इतना ब्लड मेरे वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है, 130 ml, 130 इसमें 130 वहां पे, राइट। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यार डायस्टोल हुआ, आपके वेंट्रिकल से डायस्टोल क्या, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स होने के बाद यहाँ पे जो मुझे ब्लड मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है अराउंड 100। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डायस्टोल होने के बाद मुझे 100 ml यहाँ पे ब्लड मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वेंट्रिकल्स ने किया सिस्टोल, समझो मेरे वेंट्रिकल्स जो यहाँ पे है उन्होंने किया सिस्टोल, और जैसे ही उन्होंने सिस्टोल किया उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है देखने के लिए यहाँ पे कि मेरा जो अंदर वेंट्रिकल्स में जो ब्लड था वो कम हो गया, अब वो रह गया वहां पे अराउंड 50 ml। ये कब हुआ, आफ्टर सिस्टोल, जैसे सिस्टोल किया तो ब्लड मेरा रहेगा यहाँ पे 50 ml। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके हिसाब से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना, कितना ब्लड मेरा बाहर निकला, कितना ब्लड मेरा यहां से बाहर निकला, 50 देखो पहले जब आपका यहाँ पे वेंट्रिकल था उसमें आपका था 100 ml, राइट, पहले इसके अंदर था आपका 100 ml इसके अंदर ब्लड था, और उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स ने यहाँ पे किया कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर दैट योर वेंट्रिकल्स हैव अंडरगॉन द कॉन्ट्रैक्शन। अब जब आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे ना, एकदम तो खाली होंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको अंदर मिलता है देखने के लिए सिर्फ 50 ml। सो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको क्या मिलता है कि आपके अंदर रह गया सिर्फ 50 ml ब्लड। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद सिर्फ 50 ml वहां पे रह गया तो मैं कह सकता हूं ना कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन 50 ml हमने बाहर निकाला, कैन आई से दैट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन Yes, sir. मैंने 50 ml बाहर निकाला, इसलिए तो हाफ रह गया अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम जो यहाँ पे रहेगा Yes, बेटा sir. 50 ml ही होगा, मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे 50 ही होगा। देखो समझो इस बात को कि समझो आपके पास एक आपके पास एक बलून है, राइट, जिसमें हम पानी भर सकते हैं। उस बलून के अंदर आपने डाला 100 ml पानी, राइट, और फिर आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया तो उसमें से 80 ml बाहर निकल गया, राइट। और इसको हम इस तरीके से देखते हैं, वापस सुनो, आपके पास बलून है, आपके पास उसमें आपने पानी डाला और उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद उस बलून के अंदर 20 ml पानी रह गया, पहले 100 था अब 20 रह गया, तो कितना बाहर निकला, 80 80 ml बाहर निकला आपका, राइट। 100 ml पहले था, आपने बलून को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो सिर्फ अब पानी जो अंदर रह गया वो आपका रह गया 20 ml। तो आप कह सकते हो कि यार 80 ml मेरा बाहर निकल गया। वही चीज यहाँ पे हो रही है, वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जब आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना आपके वेंट्रिकल्स, तो वो टाइम पे व्हाट यू आर फाइंडिंग कि आपका यहाँ पे पहले आपका ब्लड था 100 ml, जब आपका रिलैक्स था वो वेंट्रिकल तब था 100 ml। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद आपको मिलता है देखने के लिए अंदर कि आपका सिर्फ 50 ml ब्लड यहाँ पे रह गया, वेंट्रिकल्स के अंदर 50 ml ब्लड रह जाएगा, दैट मीन्स 50 ml था इसका स्ट्रोक वॉल्यूम, 50 ml बाहर निकल गया। और जो बाहर निकलता है आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको ही तो हम बोलते हैं हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is what you will find happening in this, that is going to be your 50 ml is going to be a stroke volume। किसको अभी भी समझ नहीं आया है बता दो। तो यहाँ पे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 50 ml। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली, यू विल फाइंड 100 ml यहाँ पे आपका आ रहा है और सिस्टोल के बाद आपको मिल रहा है 50 ml। सो दैट मीन्स 50 ml आपका बाहर निकला एंड दैट इज माय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से मिला मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब याद करो, इन्होंने मुझे कार्डियक आउटपुट दे के रखा हुआ है, इन्होंने मुझे कार्डियक आउटपुट यहाँ पे देख रखा हुआ है, दैट इज माय 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने यहाँ पे पता कर लिया, स्ट्रोक वॉल्यूम जो मेरा यहाँ पे था दैट इज गोइंग टू बी 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम जो मेरा यहाँ पे था वो मेरा यहाँ पे रहेगा एज अ 50 ml, राइट। आप मुझे फॉर्मूला बताओ टू फाइंड द कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? Heartbeat into into stroke. stroke volume. Right, heartbeat into your stroke volume, that's a formula for my cardiac output। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दो, यहाँ पे 5 लीटर मतलब 5000 ml, राइट, इज इक्वल टू हार्ट बीट हमारे पास है नहीं तो हार्ट बीट का एच बी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इनटू योर स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी 50। अगर मुझे कैलकुलेशन अगर मेरा इतना यहाँ पे बन जाता है मेरा इक्वेशन, तो क्या मैं एच बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, तो एच बी sir. की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? हार्ट बीट कितनी बनेगी मेरे यहाँ पे?
100. कितनी बनेगी मेरी हार्ट बीट यहाँ पे? 100. करो ना इतना, ये मैच 100. करो यहाँ पे. व्हाट विल बी द हार्ट बीट ओवर हियर? डिवाइड करो. 100. That is going to be your 100. It is going to be your 100 over here. हार्ट बीट आपके यहाँ पे 100 आ जाती है. ठीक है, 100 is going to be 100 over here. और इसलिए आपने यहाँ पे हार्ट बीट इस तरीके से आपने यहाँ पे फाइंड करनी है. तो यहाँ पे इन्होंने पता है क्या किया था? इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया था. इन्होंने क्या किया था? आपको यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम दिया था इन लोगों ने, वो भी घुमा के पूछा था उन लोगों ने. स्ट्रोक वॉल्यूम दिया था उन्होंने आपको इन्होंने आपको कार्डियक आउटपुट आपको यहाँ पे दिया था. एंड देन दे हैव आस्क्ड यू कि यार आप हार्ट बीट पता करा के बताओ. यही क्वेश्चन था उनका. व्हाट वुड बी द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन? एक हार्ट बीट क्या होगा उस पर्सन का अगर आपका कार्डियक आउटपुट है आपका है 5 लीटर. ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml. तो इन्होंने ये बोला कि डायस्टोल के बाद आपका 100 ml है और आपके सिस्टोल के बाद है आपका 50 ml ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर. सो दैट मीन्स आपका स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे 50 ml. तो आपको ये मिल गया. आउटपुट की तो वैल्यू है आपके पास. आप यहाँ पे हार्ट बीट आप फाइंड कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइड करना है. 5000 बाय 50 करो और आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज माय 100. सो 100 हार्ट बीट आपको यहाँ पे मिल जाती है. तो क्या ये वाला पार्ट सबको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट प्लीज एंश्योर वन थिंग कि आपको ये सब तो मालूम रहना चाहिए कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा. राइट. एंड देखिए ये लोग करते क्या है ना कि ये लोग क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ रहे हैं तो आपने घबरा नहीं है. काफी सिंपल क्वेश्चन ही है ये. आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि एंड ऑफ द डायस्टोल क्या है आपका यहाँ पे 100 ml. फिर उन्होंने बोला कि आफ्टर सिस्टोल आपको 50 ml मिल रहा है. देन आपको पता चला चाहिए कि अगर 100 ml था पहले, आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया वेंट्रिकल को और उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर से अगर आपको 50 ml मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट? मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml है. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या? जितना ब्लड आपका बाहर आ रहा है, दैट्स अ स्ट्रोक वॉल्यूम. तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड दैट्स हाउ नाउ यू कैन कम विद द आंसर ओवर हियर. सो दैट्स योर ऑप्शन डी ओवर हियर. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, ये तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तभी से ध्यान से करेंगे हम लोग. ठीक है. मुझे बताओ कि ए के साथ यहाँ पे क्या आएगा? पी के साथ मतलब ए के साथ यहाँ पे 1 2 3 में क्या मैच होगा? ए के साथ यहाँ पे क्या मैच होगा? 4. पक्का? Yes, यस. sir. Yes, sir. यहाँ पे 4. ठीक है. डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया. टी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया. क्यूआरएस के साथ क्या मैच होगा? First. बिल्कुल सही. क्यूआरएस के साथ में रहेगा डीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स. ठीक है. टी वेव के साथ क्या होगा यहाँ पे? Second. Second. Sir, second. राइट. टी के साथ मेरा आ जाएगा यहाँ पे सेकंड डीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स. बहुत बढ़िया. और डी के साथ अब डी इन्होंने थोड़ा अलग पूछ लिया आप लोगों से. देखो क्या पूछा उन्होंने? रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव. रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ टी वेव. अब ये जब आप देखते हो यहाँ पे तो आपको 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे. एक तो 3 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है एक था 5th वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब याद रखना, अगर कोई आपको टी वेव में रिडक्शन मिल रहा है देन कोई ना कोई डिसऑर्डर वहां पे होगा. कोई ना कोई डिसऑर्डर वहां पे आपको देखने मिल सकता है. याद रखना ये बात को. अगर आपको पी वेव, टी वेव या क्यूआरएस के अंदर कोई भी अगर आपको उल्टी सीधी चीज अगर आपको वहां पे दिख रही है या वो ज्यादा हो गया है या अगर कम हो गया है, देन वहां पे कोई ना कोई डिसऑर्डर आप वहां पे आएगा. तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो डी के साथ आएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन What? कोरोनरी एकीमिया. राइट. इवन दो हमें ये टर्म नहीं मालूम, हमें ये डिजीज के बारे में हमने पढ़ा नहीं, ना ये एनसाइड में मेंशन है, बट स्टिल आपको यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है कि अगर मेरा टी वेव यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है देन दैट हैज बी सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर. इतना आपको सोचना है कि मतलब कोई ना कोई कंडीशन आपके वहां पे है. राइट. इसलिए आपको कंडीशन बताई जाती है जस्ट टू नो इफ देयर इज सम इशू विद द वेव देन देयर हैज टू बी कोई ना कोई आपकी आर्टरियल के अंदर इशू होना चाहिए, कोई ना कोई आपका इशू होना चाहिए आपके हार्ट के अंदर. सो यही आपके यहाँ पे डी में आएगा आपका यहाँ पे 3. तो अगर आप इसे देखोगे फिर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन देन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है. ऑप्शन बी बिकम्स अ राइट आंसर ओवर हियर. ठीक है. क्या ये पता चल रहा है आपको यहाँ पे? इज द मैच ऑफ लाइन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ आरुषि, नवप्रीत, शीतल, सिल्की, अंकिता, Yes, sir. भावना, ऑल ऑफ यू. मैं सारे नाम तो ले नहीं पाऊंगा बट आई एम टेकिंग फ्यू नेम्स एंड आई एम अज्यूमिंग बाकी लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है. ठीक है.
All of you, Yes, Shweta sir. and all people who are here. Yes, sir. All right. तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये तो बड़ा सिंपल है। इसका आंसर चैट में करो फटाफट। QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट व्हाट? चैट में आंसर करो, चैट के अंदर जल्दी आंसर करो, चैट के अंदर। बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं लगा सकते आप लोग। राइट दिव्यांशी, बहुत बढ़िया। दिव्यांशी, आरुषि, हिना, रिया, पारुल, यस, नवप्रीत, बहुत बढ़िया। नेहा, सोनम, अल्पना, साक्षी, पलक, शगुन, यस, इट्स माय depollarization of your ventricles. ठीक है, that is going to be of ventricles, my QRS is going to be stand for. ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और आंसर करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। 22 का क्वेश्चन था और ये टाइम पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया था काफी टफ। तो ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये आपको लोग कंफ्यूज करने के लिए या आपको टेस्ट करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। तो ध्यान से पढ़ेंगे और इसे आंसर करेंगे। ठीक है, पूछा है आपसे कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। राइट, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट ए। सुनो ध्यान से। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of the arteria. तो स्टेटमेंट ये करा है आपका यहाँ पे कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन बिकॉज ऑफ द प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of the arteria. आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? False. False. जो लोग मुझे कह रहे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है उसका रीजन क्या है आपका फॉल्स बोलने का? सर क्योंकि विदाउट Sir, क्यों- कनेक्शन भी ब्लड दे जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी आपका आंसर है यहाँ पे। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ही आपका यहाँ पे वाल्व ओपन रहता है। आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व वैसे ही आपके ओपन रहता है। अगर आपको याद हो तो पता है मैंने आपको बताया था 70 ml ब्लड तो आपका वैसे ही नीचे आ जाता है। 70 ml ब्लड आपके आर्टरिया से वेंट्रिकल्स के अंदर वैसे ही आपका घूमते हुए नीचे आ जाता है क्योंकि वाल्व आपके हमेशा ओपन ही रहते हैं। क्या ये वाली बात आप लोगों को याद है आप सबको जो मैंने आपको बताई थी? Yes, sir. Yes, sir. Right? I hope everyone remembers that. Only few of you are saying Yes, yes, ये sir. बताया गया था आपको। Only 70 ml of blood passively बिना कोई दिक्कत के आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आपका आ जाता है बिना कोई कॉन्ट्रैक्शन के। क्यों आता है? क्योंकि आपके वाल्व तो ओपन ही रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वाल्व ओपन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। तो क्या आपको पता चल रहा है स्टेटमेंट ए मेरी गलत क्यों है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड प्लीज मेरी बात Yes, समझो। sir. अगर आपको लग रहा है कि सर एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, द रीजन इज क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है। दे विल आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते। सो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन ये करने की आदत आ जाती है ना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, देन एवरीथिंग विल बी वेरी वर्क फॉर यू स्मूथली, राइट, ड्यूरिंग द एग्जाम। सो प्लीज अंडरस्टैंड एवरी स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट? इसलिए हम इसे स्लोली कर रहे हैं। देन यू हैव स्टेटमेंट बी, blood moves freely from atrium to ventricle during the joint diastole. इनका यहाँ पे ये कहना है कि जब आपका डायस्टॉल होता है, जब आपका जॉइंट डायस्टॉल आपका यहाँ पे होता है तो ब्लड काफी फ्रीली आपका मूव करता है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर। क्या ये सही है या गलत है? False. 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 ठीक है। अब बेटा अब एक चीज यहाँ पे याद करो। हमने जब हमारा पढ़ा था, अगर मेरे वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों अगर रिलैक्स स्टेट के अंदर है, यहाँ पे मेरा राइट वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स है और मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स है, उसके साथ साथ मेरा आर्टरिया भी यहाँ पे रिलैक्स है। समझो, आई हैव अ आर्टरिया ओवर हियर एज वेल। लेट मी जस्ट मेक इट दिस ओवर हियर। मेरा यहाँ पे आर्टरिया है, यू हैव अ राइट आर्टरियम एंड यू हैव अ लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन आपके सामने ये है, राइट? अगर मैं कह रहा हूं कि ये है इन अ जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल का मतलब क्या होता है कि मेरे आर्टरिया भी रिलैक्स है और मेरे वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, राइट? Yes, sir. यही होता है ना, जॉइंट डायस्टॉल का मतलब होता है कि मेरा आर्टरियल भी मेरे यहाँ पे रिलैक्स है, सो माय आर्टरिया आर इन द रिलैक्स स्टेट, वो तो है ही मेरे, और मेरे जो वेंट्रिकल्स यहाँ पे हैं वो भी यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में है मेरे यहाँ पे। अगर ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है तो मुझे ये बताओ, इस दौरान अगर मैं कह रहा हूं कि आर्टरिया से ब्लड आपका आ रहा है इन द वेंट्रिकल्स बिना कोई दिक्कत के, तो ये सही है गलत है? सही है। सही है।
सही है। कि जब आपका पूरा हार्ट रिलैक्स होता है ना, तो वो टाइम पे याद रखना कि आपका ब्लड काफी फ्रीली मूव करके आता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया, आप इसको पढ़ के आप 2 मिनट के लिए साइड में रख दो। 2 मिनट के लिए इस स्टेटमेंट को आप साइड में रख दो, आप बाकी स्टेटमेंट आप देख लेते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट सी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ये सही है गलत है? गलत। गलत है। गलत। ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अगर आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्शन अब होगा, और अगर मेरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा देन मेरे सेमिलुनर वाल्व ओपन होते हैं, बंद नहीं होते, दे विल ओपन। सो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। स्टेटमेंट सी इज गोइंग टू बी अ फॉल्स ओवर हियर। नाउ स्टेटमेंट डी, arterioventricular valve or sorry arterioventricular node AV node generates an action potential to stimulate arterial contraction। सही है गलत है ये? गलत है। सही है। गलत है। अरे ऐसे नोड से आता है आपका इंपल्स आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एवी नोड से नहीं आता। एवी नोड से नहीं आता, ऐसे नोड से आता है आपका नर्व इंपल्स आपके आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एवी नोड नहीं आता, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये बिल्कुल आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट? आपका ऐसे नोट से आता है बेटा, एवी नोट से नहीं आता। ये याद करो, ऐसे नोट से जब आपका नर्व इंपल्स आता है तब आपके आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एवी नोट से नहीं करेंगे। तो मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन सी भी मेरा यहाँ पे गलत है, राइट? ऑप्शन ए भी मैंने देख लिया कि ये मेरा गलत है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सी में बी में सही लिखा है उन लोगों ने कि जब आपका डायस्टोल कंडीशन में है आपका पूरा हार्ट, तो आपका ब्लड आराम से आएगा नीचे। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल, ये हमने मेंशन किया था। ये वही ब्लड की ये लोग बात कर रहे हैं जो आपका आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 70 ml। ये उसी ब्लड के लोग बात करेंगे, वो आराम से फ्रीली मूव करते हुए आपका आएगा वेंट्रिकल के अंदर बिना कोई कॉन्ट्रैक्शन के। तो इसलिए स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे होता है राइट आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. समझना और उसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। आपको समझना है एक एक स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू एंड दे शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। और ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चीजों को बस आप याद मत करो, चीजों को समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेरी क्लियरली। चाहे वो कितना भी आपको फिर घुमा के पूछे, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? सो दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। सो कैन यू गिव मी अ क्विक यस इन द चैट अगर आपको ये समझ आ रहा है तो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है यहाँ पे तो गिव मी अ क्विक यस इन द चैट, और एल्स वी कैन डू दिस क्वेश्चन अगेन। गिव मी अ क्विक यस इन द चैट, देन वी कैन मूव बियॉन्ड दिस। ऑलराइट, ठीक है। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि समझो, अगर आपको घर जाके लगता है कि यार सर समझ नहीं आया, देन मुझे बता दिया करो। अगर यहाँ पे आपको बताने में थोड़ा सा अगर आपको हेरिटेट फील हो रहा है, देन यू कैन लेट मी नो लेटर इन द या यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, यार सर समझ नहीं आया, या एक बार फिर बता दो। वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है? वी कैन एक्सप्लेन यू दैट, डू समथिंग मतलब वी विल एक्सप्लेन यू दैट। तो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2 ओवर, एंड दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, राइट? तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, ओके? तो यहाँ पे हमने हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर ब्लड प्रेशर की, यहाँ पे बात करते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूँ ब्लड प्रेशर की, तो हम दो टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं। एक आपका होता है यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये होता है, दैट मीन्स इट इज अ प्रेशर क्रिएटेड ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर आपका क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आपका प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर आपका रहेगा आपका हमेशा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 120 mmHg। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और जब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, जब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, व्हेन माय वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू रिलैक्स, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। उसको बोलते हैं हम यहाँ पे हमारा एज अ डायस्टोलिक प्रेशर, जो हमेशा कम ही रहेगा इससे। सो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 80 mmHg। तो पहले आप इतना सुन लो कि आपका जब मैं ब्लड प्रेशर मेजर करता हूं, आई हैव अ स्पिग्मोमैनोमीटर यूज करके मैं आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेजर करूंगा। और जब मैं वो मेजर करूंगा तो मैं मेजर करता हूं आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर आपका रहेगा 120 और डायस्टोलिक प्रेशर आपका रहेगा 80 mmHg।
और ये इतना ही होता है आपका। कई बार ये बढ़ सकता है, कई बार कम हो सकता है, बट नॉर्मली आपका ये इतना ही रहेगा। अगर नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर मेजर करोगे देन आपको ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी, और उसे हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, वी राइट इज एज 120/80 mmHg। तो 120 जो आपका यहाँ पे है, याद रखना दैट इज माय सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 mmHg है मेरे यहाँ पे दैट्स माय डायस्टोलिक प्रेशर, और ये आपका बताता है आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर आपको कोई पेशेंट मिल जाए, समझो अगर आपको कोई पेशेंट मिल जाए जिसका ब्लड प्रेशर है आपके यहाँ पे 140/90, तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना हुआ? हाइपर हाई सर। ना इतना होता है। इस ये लड़के का सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो रहा है यहाँ पे? 140 ना, 140 होगा ना इसका सिस्टोलिक प्रेशर। इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है आपके यहाँ पे दैट इज 140, और इसका डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 90। दैट्स अ डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखता है then that means he is suffering with hypertension. That patient is suffering with something known as your hypertension. अब देखो एक चीज यहाँ पे आराम से सुन लो, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है कुछ टाइम के लिए, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। आपने कोई एक्सरसाइज कर ली ज्यादा, देन आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफी लंबे टाइम के लिए रहता है हाई, अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी लंबे टाइम के लिए हाई रहता है, देन यू कैन से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, बट आपको कोई पेशेंट मिलता है और पेशेंट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब कोई कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहा, रेस्टिंग स्टेट में उसका ब्लड प्रेशर अगर आपको ये मिल जाए, अगर ब्लड प्रेशर आपको ये मिल जाए, देन यू विल से कि यार द पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन। देन तुम बोलोगे यार पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन को मैं A1 कह सकता हूं एज अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को A1 कह सकता हूं मैं एज अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। सो क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइपरटेंशन। दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, सो दैट्स व्हाई क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज योर हाइपरटेंशन। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक और चीज यहाँ पे आप लोग याद रखना कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, राइट, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपका यहाँ पे हार्ट, ब्रेन और किडनी डैमेज हो सकता है। बट ये समझने के पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या रीजन होते हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर के, क्या रीजन हो सकते हैं आपके हिसाब से? व्हाट कैन बी रीजन फॉर हाई ब्लड प्रेशर, बताइए। टेकिंग टू मच स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर बताइए। स्ट्रेस एक आपका रीजन हो सकता है, और ऑयली फूड। दैट मींस कोरोनरी आर्टरी में कोई डिवॉर्शन आपका यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग। और कुछ उसके अलावा और कुछ? एक्सेस ऑफ सॉल्ट। ये काफी लोगों ने मुझे आंसर किया था पहले भी बैच वालों ने, ठीक है, एक्सेस ऑफ NaCl, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कुछ आपके हिसाब से? बोलो। सर वेन्स बहुत ज्यादा नैरो है। वेन्स या ब्लड क्या, हाँ वही है, अगर आपका डिपोजिशन है आपके कोलेस्ट्रॉल का, देन यू हैव नैरो आर्टरीज एंड वेन्स। ओबेसिटी याद रखना, ओबेसिटी याद रखना, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन व्हिच इज जो एक इसके वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। ओबेसिटी मतलब व्हेन यू आर ओवरवेट, आपका वेट है 90, 100 kg, 110 kg, जो लोग थोड़े ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो उनको ये इशू रहता है हाइपरटेंशन का, ठीक है। इवन एक्साइटमेंट, सडन एक्साइटमेंट भी आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन में आपको ला सकती है, सडन एक्साइटमेंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल पता है कई बार हम लोग कहते हैं कि इन अंकल को ये न्यूज मत बताना, इनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से आप न्यूज को छुपाते हो या बताते नहीं हो, कोई अगर कोई ऐसे खराब न्यूज हो या कोई ऐसी न्यूज हो जिसमें द पर्सन कैन बिकम थोड़ा एक्साइटेड और वुड गेट स्ट्रेस्ड आउट, सो
ऐसे कंडीशन में भी सडनली आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या यू कैन हैव इशू ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, सो ये कुछ रीजंस आपके होते हैं जिसकी वजह से आपका यू कैन हैव इशू ऑफ योर हाई ब्लड प्रेशर और योर हाइपरटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आपको ये कंडीशन है, सो याद रखना, इट कैन डैमेज योर हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो ये आपको देखने को मिला कि आपके ब्रेन, हार्ट और किडनी को डैमेज कर सकता है। तो याद आपको यहाँ पे एक और चीज रखनी ये है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है, उसकी लगेगी मेडिकेशंस, यू हैव टू गिव देम अ मेडिकेशन ताकि आप उसे कंट्रोल कर सको। सो ऐसे पेशेंट्स को देना पड़ता है आपको मेडिकेशन टू कंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर। अगर आप नहीं दे रहे देन ये डैमेज हो सकता है, हार्ट भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, एंड इवन किडनीज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ, ये बताओ मुझे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर होता है 100/70, तो आप क्या बोल सकते हो? आपके सामने जो पेशेंट आया और आपको दिखा कि यार इसका ब्लड प्रेशर तो 100/70 है, देन आप क्या बोलोगे? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन एक अच्छा टर्म आप लोगों ने यूज किया है, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ एज माय लो ब्लड प्रेशर। बहुत अच्छा टर्म आपने वैसे यूज किया था, जिसने भी यूज किया था। कैन हैव अ हाइपोटेंशन एज वेल, हाइपोटेंशन, राइट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज योर लो ब्लड प्रेशर ओवर हियर। मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ। तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का इशू हो ना, देन ये भी कंसर्न ही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन विल बी हैविंग डिजीनेस, मतलब चक्कर आ सकते हैं उसे, सेंस ऑफ कंफ्यूजन उसका होता है, एंड द पर्सन कैन कोलैप्स आल्सो, राइट, बेहोश भी हो सकता है पर्सन कई बार। सो कंफ्यूजन रहेगा आपको, डिजीनेस आपको यहाँ पे रहेगी, वीकनेस आपकी रहेगी, राइट। सो अगर लो ब्लड प्रेशर होता है देन ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। यू कैन हैव अ वीकनेस, यू कैन हैव अ डिजीनेस, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन हैव वीकनेस, यू कैन हैव अ डिजीनेस ओवर हियर। So that is something you will get to see in the low blood pressure, right? कोई भी कंडीशन हो आपको उसे डील करना होता है यूजिंग द मेडिकेशन, क्योंकि आपको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, राइट। फिलहाल आपको याद रखना है आपका हाइपरटेंशन, याद रखना अगर आपका वैल्यू जाता है 140/90 तक, इसके बियॉन्ड अगर आपका वैल्यू जाता है, ये वैल्यू या इसके बियॉन्ड अगर जाता है वैल्यू, देन आप क्या बोलेंगे कि द पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन एंड यू हैव टू टेक सम स्टेप्स टू क्योर दैट। So that is going to be your hypertension. तो क्या आपको हाइपरटेंशन, आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is hypertension clear to all of you? Yes, sir. Right? Yes, sir. क्या ही सिंपल है, याद रखना आपको ये सब इसके अंदर। Now, you have a condition known as my atherosclerosis. तो यहाँ पे let me try to find, okay. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब वाकिफ हो। यहाँ पे आप क्या होगा देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपकी होगी कोरोनरी आर्टरी। तो ये है मेरी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, और इसके बारे में हम काफी कुछ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट को। हार्ट को करिए ब्लड सप्लाई, और यहाँ पे मुझे मिलेगा डिपोजिशन ऑफ माय कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे मेरा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। अगर ये हो रहा है देन ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ रुक जाएगा, कम हो जाएगा। सो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विल गेट इंटरप्टेड ओवर हियर। ऑब्वियसली बात है, स्मूथली ब्लड तो जा नहीं पाएगा हार्ट की तरफ। यहाँ पे आपका हार्ट है, वेट कर रहा है आपके ब्लड के आने का, और ब्लड आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। अगर ऐसा होता है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय आथेरोस्क्लेरोसिस। सो आथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर याद रखना आपका जो ब्लॉकेज हो रहा है यहाँ पे, इट इज हैपनिंग इन द कोरोनरी आर्टरी के अंदर। कोरोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, और इसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ हो गया है कम। अगर ब्लड सप्लाई मेरा हार्ट की तरफ कम हो गया देन दैट मीन्स व्हाट, कि न्यूट्रिएंट्स भी हार्ट को कम मिलेंगे, और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी आपके हार्ट को कम मिलेगा। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय atherosclerosis. That is going to be called as atherosclerosis. So this is something you have to remember. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन टूनिका इंटरना। टूनिका इंटरना में ये सब आपका लग चुका है, और ये सब लगा इसलिए क्योंकि आपने खाना ऐसा खाया था काफी सालों से, इन द कोरोनरी आर्टरी। एज अ रिजल्ट ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी डिक्रीजेस। आपका जो ल्यूमेन है आर्टरी का वो छोटा हो जाएगा क्योंकि सारा वहां पे मटेरियल लग चुका है। एंड इन एक्सट्रीम कंडीशन द प्लेग में ब्लॉक कंप्लीट आर्टरी। कई बार आपकी पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, कई बार आपकी ये आर्टरी पूरी की पूरी यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। और अगर ऐसा होता है दिस कैन लीड टू अ हार्ट अटैक। दिस कैन
लीड टू अ हार्ट अटैक। अगर ऐसा कंडीशन अगर आपका आता है देन रखना, फिर आपको हार्ट अटैक का यहाँ पे चांसेस आपका हो जाता है। आपने सुना होगा कई बार, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ऐसी कंडीशन होती है ना तो लोगों को बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। दे हैव बाईपास सर्जरी, राइट, और एल्स दे हैव टू गो फॉर अ एंजियोप्लास्टी। दे हैव टू गो फॉर अ एंजियोप्लास्टी। तो इन सब सर्जरी में आप कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली आप वो जो आर्टरी है इधर आप उसको क्लियर कर रहे हो, राइट, इधर आप उसको क्लियर कर रहे हो वहां पे, और एल्स आप वहां पे नई आर्टरी लगा रहे हो। इधर आप उस आर्टरी को निकाल के आप नई आर्टरी वहां पे लगा रहे हो जो क्लीन होगी, और नई आर्टरी लगाने के बाद उस पेशेंट को बोलोगे कि आपने अब ऑयली खाना नहीं खाना या कम से कम खाना है, बिकॉज इफ एट ऑल दैट काइंड ऑफ ब्लॉकेज हैपेंस अगेन देन अगेन यू विल हैव अ सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस आपका हो रहा है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यार ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं ऑयली फूड खा रहा हूँ और मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी वो कम है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ देन देयर इज अ लाइकली चांस दैट इट विल हैपन इन माय कोरोनरी आर्टरी। और होता क्या नहीं, एकदम से नहीं दिखेगा आपको, ये सब आपको एकदम से दिख रहा है, ये आपको कई सालों के बाद दिखता है। तो समझो अभी तो आप खा रहे हो, बाहर जाके जो खाना आप खा रहे हो, राइट, बट इन योर लेटर 40s एंड 50s यू गेट टू सी दिस कंडीशंस। इन लेटर 40s एंड 50s आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या होंगे ना, कि आप फिजिकल एक्टिविटी आप कर नहीं पाते हैं, राइट, इतनी नहीं कर पाते जितनी आप कर सकते हो, ओके, एंड देन यू गेट टू सी कि सिम्टम्स और थोड़े ज्यादा सीवियर होते हैं, एंड कई बार अगर आपको हार्ट अटैक आता है देन आप कोलैप्स हो जाते हो। अब हार्ट अटैक क्यों आया आपको? हार्ट अटैक आपको इसलिए आया क्योंकि आपके हार्ट के टिश्यूज डैमेज हो गए। आपके हार्ट के टिश्यू डैमेज क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आपको नहीं मिला, और क्योंकि मेरे हार्ट के टिश्यू वहां पे डैमेज हो गए, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिला, आपको आ गया यहाँ पे हार्ट अटैक एंड यू कोलैप्स सडनली। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना डाइट मेंटेन करते हो, अगर आपने बॉडी के अंदर आप डाइट मेंटेन करते हो, अगर आप प्रोटीन फैट्स का डाइट अगर आप एक सही अमाउंट में अगर आप मेंटेन करते हो देन यू कैन हैव अ वेरी गुड फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है देन आप भागम दौड़ी कर सकते हो काफी आसानी से। जो सेम चीज आप जो अभी कर पा रहे हो वो आप अपने लेटर 40s में भी आप कर सकते हो। यू विल हैव अ वेरी गुड फिजिकल हेल्थ, यू कैन एक्चुअली डू योर रनिंग एंड एवरीथिंग, बट ओनली इफ यू मेंटेन योर डाइट एंड इफ यू मेंटेन योर फिजिकल एक्टिविटी। तो ये इसलिए देखना, कभी नोटिस करना है, ये हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है आपको काफी ज्यादा लेट 50s या लेट 40s में आपको देखने के लिए मिल जाती है काफी कॉमनली, और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये आपने इतने सालों से जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से ये सारा यहाँ पे आपका इकट्ठा होता है। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Right? sir. So that is my atherosclerosis। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका डिपोजिशन आपका हो रहा है इन योर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, राइट, वहां पे आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड मतलब ये फैटी है, ये आपका लग रहा है वहां पे, और उससे क्या होगा यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अगर ब्लॉकेज कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया देन दैट्स अ मोर कंसर्न, बट नॉर्मली पूरा कंप्लीट नहीं होता, आपका थोड़ा तो एरिया रहता है वहां पे खुला जहां से आपको ब्लड जाता है, बट कम ब्लड मिलेगा आपके हार्ट को, एंड दैट कैन बी फेटल। ये फ्यूचर में आपके लिए फेटल साबित हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो विल कीप इट अप टू हियर ओनली। हम लोग रखते हैं भाई हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस तक ही ऐसे हम रखते हैं, दो ही डिसऑर्डर हमने देखे, हमें और भी कई सारे डिसऑर्डर इसके अंदर देखना है, बट या ये दो पढ़ना, और इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी एक बार देख लो अच्छे से। सोने के पहले आई वुड रिकमेंड बिफोर स्लीप जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस सो दैट यू गेट आइडिया कि यार हाँ फाइनली मुझे समझ आ गया, और अगर हो सके तो उन क्वेश्चंस को कर लो एक बार खुद से बैठ के, सो दैट योर ब्रेन एक्चुअली गेट्स अंडरस्टैंडिंग कि यार हाँ इन्हें कैसे करना है। मैंने किया वो अलग बात है, एक बार आप लोग कर लोगे खुद से तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, राइट। सर बीपी लो होता तो मीठा क्यों खाते हैं सर? जनरली होता है यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके बीपी लो होने का एक रीजन ये होता है कि अगर आपने सुबह